गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गोवा में होगा शुभारंभ। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज होंगे शामिल। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आज होगा आगाज। 18 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में खिताब के लिए भिड़ेंगी 32 टीमें। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में होंगी आमने सामने। बारिश की वजह से धुले सीरीज के पहले मुकाबले के बाद इस मैच में जीत के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। आम चुनाव के दौरान संसद के 275 सदस्यों का किया जाएगा चुनाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन की कहानी। इस बार देखिए स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में। आज सुबह 9 बजे दूरदर्शन नेशनल पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुजरात में अपने दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे पीएम मोदी ने कल वापी में एक रोड शो किया। वलसाड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया और कहा कि देश का विकास वोट की ताकत से ही हुआ है। प्रधानमंत्री ने युवा और पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले युवाओं से उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करने को कहा। पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार चरम पर है। गुजरात विधानसभा के पहले चरण में 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री का सौराष्ट्र क्षेत्र का दौरा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौराष्ट्र को गुजरात में सत्ता की कुंजी माना जाता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएंगे। सोमनाथ से प्रधानमंत्री का पुराना जुड़ाव है। सोमनाथ रथ यात्रा से लेकर पार्टी को मजबूती दिलाने में इस क्षेत्र का खासा महत्व है। यहीं से प्रधानमंत्री सौराष्ट्र के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। सोमनाथ मंदिर के बाहर के चौराहे पर घोड़े पर सवार सीना ताने खड़े हमीर सिंह गोहिल और भेगड़ा जी भील की प्रतिमा बताने के लिए काफी है कि सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी कुर्बानी दी है। कई पत्थर गवाह बनकर खड़े हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को अनेकों बार लूटा गया, नष्ट किया गया, लेकिन आक्रांता पुराण और ऋग्वैदिक काल की इस धरोहर का अस्तित्व मिटा नहीं पाए। यहाँ के रणबांकुरों ने अपनी अंतिम सांस तक मंदिर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मंदिर पर आक्रमण जब हुआ तो आक्रमणकारियों के सामने लड़ने से अपना जान न्यौछावर किया था। खास करके शहीदी हो रही थी, तो इसीलिए दोनों वीर की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है
और लोग इन्हें पूजते हैं। कई ऐतिहासिक घटनाओं और इतिहास को अपने में समेटे अरबियन सागर की लहरों से बात करते सोमनाथ के मंदिर का वैभव आज भी कायम है। रविवार को मंदिर का प्रांगण पूजा और अर्चना की गूंज से गूंजेगा, जब मंदिर के ट्रस्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पूजा अर्चना को आएंगे और यहीं से सौराष्ट्र के लिए चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री के आगमन की पूरी तैयारी कर ली है। भगवान श्री सोमनाथ तो विराजमान है ही, और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ मोक्ष लेने के लिए प्रभास क्षेत्र में आए थे। ये नगरी का नाम है पौराणिक स्कंद पुराण के हिसाब से प्रभास क्षेत्र। तो स्कंद पुराण में भी प्रभास खंड करके विभाग है, उसी में ये प्रभास क्षेत्र, ये क्षेत्र का नाम है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोक्ष लेने इसलिए आए थे। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण ध्रुव तक कोई लैंड नहीं है, और अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म दक्षिण दिशा यानी यमलोक, पितृलोक बोलते हैं। तो भगवान सुवर्ण द्वारिका का विसर्जन करके यहाँ मोक्ष लेने आए, इसलिए हर और हरि का क्षेत्र ये सोमनाथ है। गुजरात की राजनीति में आस्था का केंद्र के रूप में सोमनाथ का नाम आता है। यहीं से प्रधानमंत्री अपनी सौराष्ट्र की यात्रा के जरिए कांग्रेस के दुर्ग में प्रवेश करेंगे और विजय अभियान का मूल मंत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चल रहे 27 साल के विजय अभियान को आगे भी बढ़ाने का संकल्प कार्यकर्ताओं को देंगे। सोमनाथ को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले वह सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सोमनाथ मंदिर में जाकर वह पूजा अर्चना करेंगे, और इसके साथ ही सौराष्ट्र के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। कैमरामैन पुष्टि के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सोमनाथ। तो गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार और तेज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निझर और डेडियापाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इस सब के बीच चुनाव आयोग ने मतदान पश्चात सर्वेक्षणों के संचालन और उनके नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध 5 दिसंबर शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों के उपचुनावों के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनावी मामलों, जनमत सर्वेक्षण या अन्य किसी भी तरह के चुनाव सर्वेक्षण के नतीजे प्रसारित या प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने इस संबंध में इन राज्यों के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है। और वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में विभिन्न स्थानों में रोड शो करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह भी उत्तम नगर में एक रोड शो करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के चेकी डूडू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग शहर के बागराकोट इलाके की झुग्गियों में लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी घायल हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए,
सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए। पहले ही दिन काफी संख्या में दर्शक मेले का दीदार करने पहुंचे। मेले में दुबई के उत्पाद जहां अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक की सिल्क साड़ियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। पहले ही दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया। मेले में पहुंचने वाले दर्शक ज्यादातर गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी स्टैंड के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। मेले का दीदार करके हर उम्र के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आज फर्स्ट डे था स्टेट फेयर का, तो मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए फैमिली के साथ आए हैं। काफी अच्छा था। मैं हर साल आता हूँ, आज पहली बार फैमिली के साथ आया हूँ, तो आज बड़ा अच्छा लगा। फैमिली के साथ, रास्ते में भी दोस्तों के साथ आते तो बड़ा अच्छा लगता था। ऑल ओवर इंडिया को यहाँ पे एक पेश कर दिया गया है। जो अलग अलग स्टेट की संस्कृति है उसको सीखने का मौका मिलता है, पहचानने का पता मिलता है। मेले में कई तरह के खिलौने और खूब सारे खिलौने और मिट्टी के बर्तन थे। आयुष भारत और ये जो है ना मेक इंडिया, ये बहुत अच्छा लगा। लोकल फॉर लोकल जो प्रमोट कर रहे हैं, मुझे वो भी देखकर काफी अच्छा लगा। नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। मेले में काफी संख्या में विदेशी प्रदर्शक भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। दुबई के उत्पाद भी मेले में आने वाले दर्शकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। हम दुबई में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे ओन प्लांट में, और यहाँ इस फेयर के माध्यम से हम पहली मर्तबा इस फेयर में हम आए हैं और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मतलब इट्स अमेजिंग, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और लोग जो है हमारे प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कर्नाटक के पंडाल में आए जीनाना मूर्ति भी सिल्क की साड़ियां लेकर आए हैं। मेले में मिल रहे अच्छे रुझान से ये भी काफी उत्साहित नजर आए। 100% प्योर सिल्क है। प्योर सिल्क बोले तो हम लोग बनकर है ना, इसके वजह से ऑल ओवर इंडिया में हमें वो रेशम का तार देता है, मलबरी सिल्क का, अभी जरी भी देता है, वो बना के फिर बेंगलोर को आता है। उसके बाद में हम सेल करते हैं, होलसेल लोगों को, रिटेल लोगों को, सबको सप्लाई करता है। एक ही भाव रहेगा। अब यहाँ पब्लिक का किस तरह रुझान मिल रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा तरस में मिल रहा है, अच्छा तरस में वैल्यू है। हमारा कस्टमर लोग किधर भी नहीं जाएगा, इधर भी मेरे पास आके परचेस करेगा सर। मेले में हर दिन राज्य दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को केरल का राज्य दिवस मनाया गया। इसमें कलाकारों ने बांसुरी की धुन पर अलग ही समा बांध दिया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रही है। उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले फतेहपुर में कौशल विकास योजना बहुत से युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। युवा कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आकांक्षी जनपद फतेहपुर में कौशल विकास योजना ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवक युवतियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवक युवतियां विभिन्न ट्रेंडों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। इसका सारा सिस्टम समझा कि मतलब कौशल विकास है क्या, ये किसने चालू किया, किस वजह से है। यहाँ आके जब मैंने सिस्टम पूरा समझा था, मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज हमें करना चाहिए हमारे लिए। जब मतलब सरकार इतनी पूरी सुविधा दे रही है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कोर्स असिस्टेंट फैशन डिजाइनर का कोर्स है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि और बेरोजगारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई नई योजनाएं बनाई हैं। इस चीज की फैशन डिजाइनर की, और यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और अवेलेबल हैं। जो कंप्यूटर है वो भी है और सिलाई मशीन भी है।
तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं और आगे भविष्य में बहुत सारी चीजें करना भी चाहते हैं इसके माध्यम से। कौशल विकास योजना के जिला प्रबंधक के मुताबिक जनपद फतेहपुर में वित्तीय वर्ष में 3031 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य शासन ने रखा था, जिसके सापेक्ष में 2600 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जनपद फतेहपुर में कौशल विकास मिशन के 19 सेंटर संचालित हैं, जिसके माध्यम से युवा रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसके तहत हमारा पहला तो जिला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा फतेहपुर जनपद, ये आकांक्षी जनपद में पिछड़े जनपद में आता है, जो कि हमारे और पिछड़े जनपद होने के नाते हमारा बहुत एरिया रूरल एरिया है। रूरल एरिया में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चे हमारे आधी अधूरी पढ़ाई करने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो सरकार की ये कौशल विकास योजना से बहुत अच्छा लाभ हमारे जनपद को मिल रहा है। कौशल विकास योजना आकांक्षी जनपद फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए भी वरदान साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी इस योजना से जुड़ रहे हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ आज गोवा में होगा। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज शामिल होंगे। इफ्फी में कई देसी और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई और बड़े आयोजन भी होंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सज चुका है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी, जिसे आइनॉक्स में प्रदर्शित किया जाएगा। अल्मा एंड ऑस्कर का निर्देशन ऑस्ट्रियाई निदेशक टाइजर बर्नर ने किया है। ये एक बायोपिक है। ये शानदार फिल्म कलाकार अल्मा मल्हर और ऑस्ट्रिया के चित्रकार ऑस्कर कोकोश्का के रिश्तों पर आधारित है। तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर द कश्मीर फाइल्स और लॉस्ट जैसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिशेर अत्याचारे बिना बिचारे इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानंदा, हिंदी फिल्म 3 of Us, द स्टोरी टेलर और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोचने वालों की नहीं। बिहार सहित देश के 19 राज्यों से चुने गए 18 से 35 वर्ष के भविष्य के 75 प्रतिभाशाली युवा इफ्फी के 53वें संस्करण में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिल्म बाजार में हमने बहुत सारी नई चीजें इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहां जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज़ को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट इफ्फी में इंट्रोड्यूस किया था, इस बार उनको हमने
53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स टीवी यूके का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफ़ी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक कैरियर अपना सकें। इस बार इफ्फी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है। कंट्री फोकस खंड के अंतर्गत फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। कंट्री इन फोकस सेगमेंट का आयोजन भारत में फ्रांस के दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस के सहयोग से किया गया है। इस बार इफ्फी का फिल्म बाजार काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सैरगाह में स्थापित किए जा रहे हैं। बात वहीं पे आके अटक जाती है। विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष स्क्रीनिंग होगी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। तो वहीं आम जनता के लिए बड़े पर्दे पर हर रोज कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी। अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए पणजी, गोवा से। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की शुरुआत आज कतर में होने जा रही है, जहां दुनिया की 32 टीमें विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे के साथ सामने होंगी। उद्घाटन समारोह दोहा के अल बायत स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कतर तैयार है। फुटबॉल फीवर की शुरुआत है। पहली बार अरब देश में आयोजित हो रहे फुटबॉल के महाकुंभ में 32 टीमों की भिड़ंत सॉकर के इस महा उत्सव को रोमांच से भरेगी। इन 32 टीमों में एशिया से 6 टीमें हैं। विश्व कप का आगाज रविवार से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबले की मेजबानी लुसैल स्टेडियम करेगा। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास पर गौर करें तो 92 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 टीम इस खिताब को अपना बना सकी हैं। इसमें भी गौर करें तो ब्राजील ने 5 बार, इटली और जर्मनी ने 4-4 बार खिताब पर अपने नाम की मोहर लगाई है। हर बार की तरह इस बार भी खिताब के प्रबल दावेदारों में ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड पर निगाहें रहेंगी। इसमें भी ब्राजील हॉट फेवरेट समझी जा सकती है। दरअसल फीफा रैंकिंग में तो टीम नंबर 1 है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ टीम का विश्व कप क्वालिफाइंग में जो रिकॉर्ड है वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। टीम ने विश्व कप क्वालिफाइंग में 17 मैच खेले हैं, जिसमें से 14 में जीत दर्ज की है और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस दौरान टीम ने 40 गोल दागे हैं। वैसे ये विश्व कप लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोनों का ये आखिरी विश्व कप माना जा सकता है। ऐसे में दोनों अपने देश के लिए ट्रॉफी उठाने की तमन्ना को पूरा करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर अब अगले कुछ दिन कतर की फुटबॉल गर्मी पूरे विश्व को इस गर्माहट का एहसास कराएगी, जहां रोमांच पल पल करवट बदलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज आमने सामने होंगी। ये मुकाबला माउंट मौंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं।
ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। नेपाल में आम चुनाव के लिए आज एक ही चरण में मतदान होगा। आम चुनाव के दौरान लोक संसदीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 275 सदस्यों का चुनाव करेंगे। विधायिका के सदस्यों को 2 तरीकों से चुना जाएगा। 165 सदस्यों को फर्स्ट फास्ट द पोस्ट यानी सरल बहुमत प्रणाली मतदान द्वारा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाएगा और शेष 110 सदस्यों को एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाएगा। मतदाताओं को इन दोनों तरीकों के लिए अलग अलग मतपत्र प्राप्त होंगे। इन चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आम चुनाव के लिए कुल 84 पार्टियों ने चुनाव आयोग में आवेदन किया है। हालांकि आयोग में 116 पार्टियां पंजीकृत हैं। एक चरण में हो रहे इस चुनाव में 7 प्रांतों के 1,79,00,000 से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नेपाल चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मतदान केंद्रों पर 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था और हवाई निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वराज का आगामी अंक स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन पर आधारित होगा। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दास्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इनकी बहादुरी और शौर्य के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए स्वराज की नई कड़ी आज सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। आपको कट्टाबोमन को पकड़ना है ना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और इस बुलेटिन के ठीक बाद आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ। नमस्कार।